तो इससे पहले कि फ्लैशबैक में जाएं, अभी प्रेजेंटली थोड़ा सा बता देता हूँ कि मेरे 2 बेटे हैं, आई हैव 2 सन्स। बड़ा वाला जो है वो अब बॉम्बे में है, गोल्डमैन सैक्स में। ही इज इन प्राइवेट इक्विटी, ईडी है वहाँ पे। तो उसकी 5 साल पहले शादी हुई थी। तो अब एक हमारा पोता है 2.5 साल का, तो वो बॉम्बे में ही है। उसका मतलब काफी करीब 5-6 साल से जॉब उसका बॉम्बे में ही है। दिल्ली में 2-3 साल ही रहा, उसका बॉम्बे चला गया। दूसरा बेटा हमारा दोनों बच्चों में हमारे 9 साल का फर्क है। तो वो हमारे साथ ही है, और ये नोएडा में एक स्टार्टअप कंपनी थी, लैम्डा टेस्ट। तो उसमें उसने ज्वाइन किया था, एकदम पास करते ही साथ साथ ही ज्वाइन हो गया था। इनफैक्ट कुछ टाइम तो ओवरलैप होता रहा। अब उसकी कंपनी हिट हो गई है, 200-300 लोग वहाँ काम करते हैं। तो विद द ग्रोथ ऑफ द कंपनी उसकी भी ग्रोथ रीजनेबल ओके हो गई है। तो वो भी हमारे साथ ही है यहाँ पे। तो ये 2 हमारे बेटे हैं, और घर मेरा सुखदेव विहार में है, जो आश्रम से करीब 3-4 किलोमीटर दूर है। और एस्कॉर्ट हॉस्पिटल से हमारी बाउंड्री मिलती है इस कॉलोनी की। सो आप लोग जब भी इधर आए तो इट्स वेरी वेल लोकेटेड, मुथा रोड के ऊपर है। तो ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम। मैं अभी एक कंपनी है हिंदुस्तान पावर, आई थिंक उसमें से जोशी ने देखा हुआ है हमारा ऑफिस। तो पुराना है ना। तो उसमें हमारा एक पावर प्रोजेक्ट है मध्य प्रदेश में, अनूपपुर में, जो ऑपरेशनल है अभी 2x600 मेगावाट। तो उसमें मैं अब पहले इसमें प्रेसिडेंट करके रिटायर हुआ था, तो उसमें अभी टेक्निकल कंसल्टेंट हूँ। तो उसमें काम चल रहा है। तो ये है हमारा प्रेजेंट। अब आ जाते हैं हम अपना फ्लैशबैक में। बेसिकली मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप मेरठ में ही हुआ हूँ, यूपी में। और हमारे फादर, वी आर फ्रॉम ए वेरी एवरेज फैमिली जिसे कह सकते हैं। हमारे फादर डिफेंस अकाउंट्स में थे। वो मैं सेंट्रल स्कूल में पढ़ा था वहाँ पे, क्योंकि डिफेंस वालों के सेंट्रल स्कूल से लिंकेज रहता है। तो सेंट्रल स्कूल से हमने हाई सेकेंडरी करी थी, 11th ऑल इंडिया हाई सेकेंडरी कहलाई जाती थी तब। उसमें फिर IIT वगैरह में तो सफलता प्राप्त हुई नहीं कहीं भी। फिर इंटरमीडिएट किया हमने मेरठ से, DN कॉलेज है मेरे ख्याल यूपी में काफी फेमस होता है, गवर्नमेंट कॉलेज और DN कॉलेज टाइप से। तो वहां से हमने इंटरमीडिएट करी। फिर आपके 1976 में आप लोगों के साथ ज्वाइन करने का मौका मिल गया। तो ये है मतलब ब्रॉडली। अब आते हैं हम जी पोस्ट रुड़की डेज। हमारा जो एंड था रुड़की में, लास्ट पीरियड वाज एज यू नो वाज वेरी चैलेंजिंग। इट वाज नॉट इन गुड टेस्ट। हम लोग सब घबराए हुए, डरे हुए अपने अपने घर चले गए थे। किसी को पता नहीं था कल क्या होने वाला है, परसों क्या होने वाला है। एवरीबॉडी वाज वेटिंग कि यार ये डिग्री मिलेगी, कम मिलेगी, 2 महीने 3 महीने सैंड डाई के बाद। बड़ा अजीब सा माहौल था। एनीहाउ कैंपस में हमारे दिसंबर जनवरी में काफी इंटरव्यूज हुए थे। तो 2-3 जगह से हमें कोई लेटर मिल गया था। एक तो काफी लोगों को हमारे को मिला था ECC से, जो सो कॉल्ड LNT। एक हमें मिल गया था यूनिवर्सल इलेक्ट्रिक है, जिसमें मैंने और उसने शरद रस्तोगी ने ना डॉक्टर वर्मा के साथ किया था हमने मशीन में लास्ट जो है प्रोजेक्ट। तो इट सीम्स डॉक्टर वर्मा का वहाँ कुछ कंसल्टेंसी थी या कुछ एडवाइजरी थी यूई में, यूनिवर्सल इलेक्ट्रिक में। तो उन्होंने रस्तोगी और मुझे दोनों को बुलाया था कि आप बेशक आके ज्वाइन कर लो। तो दोनों ने ज्वाइन नहीं किया। सो अल्टीमेटली ECC की लेटर जो थी वो चेन्नई की थी। तो दिल्ली और दिल्ली के आसपास रहने का जो बहुत बड़ा हमारे सर पे था। तो हमने अल्टीमेटली फिर क्रॉम्पटन ड्यू से चिट्ठी आई थी, वहाँ पे ज्वाइन कर लिया। क्रॉम्पटन ड्यू दिल्ली में टोलस्टाई मार्ग है, कनाट प्लेस में, वहाँ ऑफिस था इनका। वहाँ पे हमने ज्वाइन किया। ज्वाइन करते ही उन्होंने हमें दे दिया कॉन्ट्रैक्ट्स डिपार्टमेंट। कॉन्ट्रैक्ट्स डिपार्टमेंट बोले तो वो एक मार्केटिंग होता है जो कॉन्ट्रैक्ट लाता है, और कॉन्ट्रैक्ट डिपार्टमेंट जो एग्जीक्यूट करता है उसको, मतलब पेमेंट, बिलिंग, कलेक्शन, एग्जीक्यूशन सारा उसके पास होता है। तो उस डिपार्टमेंट में हमें डाला उन्होंने। तो पहले ही असाइनमेंट मिला हमें, एटा में गए हम। एटा कासगंज लाइन बन रही थी UPSC की 132 kV की, अलॉन्ग विद सब स्टेशंस। तो वहाँ पे उन्होंने कहा थोड़ा सा काम सीख के आओ, 8, 10, 15, 20 दिन रह के आओ, फिर यहाँ आ जाना। तो 15-20 दिन हमने रह के वहाँ आए, दिल्ली ऑफिस में काम कर ही रहे थे। तो एकदम से ये NTPC और आपका NHPC और BHL वगैरह के जो हमने दिए थे एग्जाम, उन सबका रिजल्ट आया और सिलेक्शन होना शुरू हो गया।
फैमिली हमारी आवेद धनाज विश्वकर्मा जी आइए, वेलकम। तो फैमिली मैंने बताया जैसे गवर्नमेंट सर्विस थे फादर की, तो उनकी शुरू से इच्छा थी वही ये सरकारी जॉब में जाए कैसे भी करके, और इसी वजह से शायद हमें सरकारी जॉब बहुत पसंद नहीं था, ना हमने यूपीएससी दिया ना कुछ दिया, बट पीएसयू के एग्जाम जुड़ दिए थे। फिर फाइनली थोड़ा प्रेशर आया, फादर हमारा अपॉइंटमेंट लेटर लेके एनटीपीसी कहाँ पहुंच गए दिल्ली में कि भैया कल से ज्वाइन करो, तुम तो यहाँ तो छोड़ो, ये प्राइवेट सर्किल नौकरी तो बेकार है होती है। तो एनटीपीसी ज्वाइन किया, हमारे कई साथी थे। तो सितंबर 1980 में आई ज्वाइन एनटीपीसी एज ए 5th बैच ट्रेनिंग। उसके बाद तो रूटीन है, 1 साल की ट्रेनिंग होती है, उसके बाद फिर हमें कॉन्ट्रैक्ट डिपार्टमेंट मिल गया, क्योंकि क्रॉम्पटन ड्यूज में कॉन्ट्रैक्ट नाम था, तो यहाँ भी कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने ऐड कर दिया। तो वही नेहरू प्लेस में हमारा ऑफिस था, जर्नी चालू हो गई, रूटीन में आते चले गए, और 3-4 साल की प्रमोशन है, बॉस की चमचागिरी, काम करना, भागना दौड़ना शुरू हो गया, अपना लाइफ चलने लगी। नथिंग ग्रेट, उस 8-10 साल तो ऐसे ही निकल गए। फिर हमने एनटीपीसी का बाइफर्केशन किया कि पावर सिस्टम अलग कर दिया, जनरेशन अलग कर दिया। पावर सिस्टम में ट्रांजिशन अलग हो गया, तो उन्होंने एक नई कंपनी बनाई, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो उसमें उन्होंने ऑप्शन दिया कि जो जाना चाहते हैं चले जाएं। हम ऑलरेडी से उसी हिसाब से थे, तो हमने पावर ग्रिड में ज्वाइन कर लिया। तो 91 में पावर ग्रिड बनी, तो तब तक हम मैनेजर बन गए थे यहाँ पे, तो पावर ग्रिड में ज्वाइन कर लिया। पीएसयू में टिपिकल होता है जी साहब के प्रमोशन और ये सीआर वीआर के चक्कर में आदमी बर्बाद रहता है टाइम, ये क्या होगा वो क्या होगा, उसे लगता है कि बस यही दुनिया और बाहर की दुनिया है नहीं। भाई निखिलेश चंद जी थी, बुरा मत मानना, मैं अपनी दिल की बातें कर रहा हूँ। हाँ। तो टू बी फ्रैंकली मुझे पीएसयू में रह के भी पीएसयू में कभी मजा सा नहीं आया। हाँ। हर चीज का एक अप्रूवल नोट बनाओ, हर चीज का मतलब आपको लिबर्टी नहीं थी कभी कि आपके जैसे हाथ पांव थोड़े थोड़े बांध दिए और कहा भैया तैरो, तो वो थोड़ा सा एक रिस्ट्रिक्शन से रही हमें। 91 में पावर ग्रिड बनी, नई नई कंपनी बनी थी, और लोगों में था भाई कुछ करना है, स्क्रैच से हमने शुरू किया। तो उस टाइम एक पावर ग्रिड में एक डायरेक्टर प्रोजेक्ट्स नए नए आए थे एनटीपीसी से, तो उनके साथ हमें काम करने का मौका मिल गया। तो उन्होंने मुझे वो रख लिया एसटीए होता है एक स्पेशल टेक्निकल एडवाइजर, मतलब मेरी रिपोर्टिंग डायरेक्टर प्रोजेक्ट्स को थी, जो उस लेवल पे बहुत बड़ी बात हो जाती है। मतलब तो उसके रिपोर्टिंग में देर आर ऐसे हर चीज के प्लस माइनस होते हैं, उसके भी खूब प्लस माइनस हुए। प्लस ये हुआ कि इतने बड़े आदमी के साथ रिपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको ऊपर से कंपनी प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूशन और सब के बारे में पता लगा क्या क्या होता है कंपनी में। नेगेटिव ये हुआ, जो हमारे जो बॉस थे डीजीएम एजीएम जीएम कहते थे अच्छा साला ये हीरो बन गया, ये सीधा डायरेक्टर को जा रहा है, हमारी फाइल चेक करवा रहा है उनसे, तो वो उसका नेगेटिव पार्ट होता है। क्योंकि डायरेक्टर का ऐसा कॉन्फिडेंस हो गया था कि वो कोई भी प्रपोजल साइन नहीं करते थे जब तक मैं उसे देख ना लूं। यार मेरे पास तो टाइम है नहीं, तुम उसे पढ़ो, इसके अंदर देखो क्या प्रॉब्लम है, क्या इश्यूज है, क्या नहीं है। तो जब इश्यूज बताओगे तो वो इश्यूज कुछ को सूट करते होंगे, कुछ को नहीं करते होंगे, है नहीं हो, तो वो धक्कापेल में हम चलते रहे। फिर पावर ग्रिड में इनका एक इशू आया कि साहब कंसल्टेंसी बिजनेस खोला जाए, बिजनेस डेवलपमेंट, तो हम उसमें चले गए। तो हमने गवर्नमेंट कंपनी थी, रेलवे से, बिहार से, यूपी से, JNK से और उत्तराखंड से, उत्तराखंड तो सर नहीं था, तो बिहार ही है, अब वो चला गया। काफी जगह से कंसल्टेंसी का काम लिया, विच वाज बेसिकली और कॉस्ट प्लस बेसिस, जो आपकी कॉस्ट आएगी उसके ऊपर आप 12 या 15% थे, आप एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज लेके काम करो। तो वो काम हमने काफी किए इनके। फिर एक बार बोर्ड मीटिंग में हमें कोई केस प्रेजेंट करना था, तो वहां पे बोला गया यार ये तो काम हो गया बहुत, अब ये इतनी बड़ी तुम्हारी कंपनी है पावर ग्रिड, इतने लोग काम करते हैं, इतनी एक्सपर्टाइज है, इतना ह्यूज नेटवर्क है हिंदुस्तान का, आप बाहर काम क्यों नहीं करते? तो हमें मिशन दिया गया कि भाई आप इंडिया से बाहर काम करो और वहां करो, पहले जॉब में जो घाटा होगा देयर इज नो प्रॉब्लम, आप वेरी अग्रेसिवली कोट करो और कुछ बाहर से काम लेके आओ। तो बाहर से काम लेने का जिम्मा इनफैक्ट मेरे लोगों ने, अपनी टीम थी, 2-3 लोगों की टीम थी, 1-2 लोग इंजीनियरिंग से लिए जिनका सीवी बड़ा अच्छा होता था, जो मतलब जो डॉक्टर टाइप के हैं, जो जिसने MBA करा है या MS करा है, और एक आधा डॉक्टर है, उनके सीवी में वेटेज होती है थोड़ा, बाहर जाओ। तो हमने अफ्रीका वगैरह में खूब ट्रैवल किया एक्सटेंसिवली। फिर हमें बड़ा जॉब मिला, ब्रेक थ्रू मिला अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में उस टाइम एक कोई पावर का कोई स्कोप नहीं था काबुल के अंदर, तो गवर्नमेंट
तो हम लोगों ने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से जाके लेटर ऑफ असिस्टेंस बोलते हैं, वो अपने नाम ट्रांसफर करते हैं। मतलब 250 करोड़ की एड है, दैट विल बी गिवन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान थ्रू पावर ग्रिड, और उसके पैसे की जगह वो एक लाइन बना के देंगे। तो वो फुल करनी से काबुल एक लाइन थी, उज्बेकिस्तान का बॉर्डर पे एक तरफ, वहां से हाइड्रो पावर आती थी और काबुल को ले जाना था हमें। तो जो है जी हमने टीम बनाई, रुड़की के हमारे 2 साल सीनियर थे भारत भूषण, जिनकी अनफॉर्चुनेटली अब डेथ हो गई है, उसको हमने हेड बनवाया था वहां पे। तो उसके साथ मिलके हमने उस पर काफी काम किया। खैर काफी अप्स डाउन रहे, अल्टीमेटली वो लाइन बन गई और उस पर बाद उसमें बहुत अप्रिशिएट किया गया। पैरेलली हम लोग अफ्रीका और दुबई वगैरह में काफी ट्राई कर रहे थे। तो हमें दुबई में भी देवा है वहाँ पे, दुबई इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर अथॉरिटी, वहां पे एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिला। उनके करीब 4 सबस्टेशन और 5 लाइन का हमें कंसल्टेंसी मिली। दैट वाज ए कंसल्टेंट। देवा और दुबई में हमें सबसे बड़ी मुश्किल ये हुई कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आई हमें इंडियन से। देवा में ना एयरलाइट्स बहुत है, मल्लू जिसे बोलते हैं हम लोग, वो लोग तो इंडिया को आने नहीं देते थे कंसल्टेंसी। उनका ये कहना था कि वे इंडियन तो लेबर हो सकती है, कंसल्टेंट कैसे हो जाओगे तुम लोग, यहाँ लेबर है बहुत है, कंसल्टेंट तो अंग्रेजी होगा, इट हैज टू बी अंग्रेज। तो उन्होंने लिखा हुआ था अपने टेंडर डॉक्यूमेंट में कि जिसको भी कंसल्टेंसी मिलेगी उसका प्रोजेक्ट मैनेजर हैज टू बी एन यूरोपियन और अमेरिकन, दिस वाज द कंडीशन। तो ईडीएफ, लेहमेर, जितनी बड़े बड़े कंसल्टेंट हैं, फ्रेंच वगैरह, वो सबसे कम्पीट किया हमने। तो कंसल्टेंसी में होता था कि सब 70 to 80% वेटेज होती है टेक्निकल एवल्यूएशन की, और 20 to 30% होती है आपके प्राइस की। तो हम उसमें मतलब बेस्ट स्कोर लेके आ गए। तो फिर ये लॉबिंग शुरू हुई कि इंडिया वाले कैसे आएंगे, फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है, इनका बाहर एक्सपीरियंस क्या है वह है। तो हमने भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में गए, वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में गए, कोशिश करी। तो स्कोर में डिफरेंस थोड़ा सा ज्यादा हो गया था हमारे और नेक्स्ट में। तो उन्होंने एक काम हमको दे दिया और हमें कहा आप एडिशनल बैंक गारंटी जमा कराओ और हम आपको 6 महीने वॉच करेंगे। हमने कहा ठीक है, वॉच लिस्ट में डाल दिया उन्होंने। वो प्रोजेक्ट इतना सक्सेसफुल हुआ, इतना अच्छे से हम लोगों ने एग्जीक्यूट किया दम लगा के उसको, कि उसके बाद थोड़ा रिपीट ऑर्डर भी मिलने लगे। एक सस्ते अच्छा अचीवमेंट हुआ। उसके बाद हम लोग ने नाइजीरिया वगैरह में कोट किया, कीनिया, इसी जगह काम मिलता, यूरोपियन कंट्री में तो मिलेगा ही नहीं। तो अफ्रीका वगैरह में भी हमें काम मिला, वो आज तक हम लोग कर रहे हैं। ऑफकोर्स नेपाल और श्रीलंका है, ये तो मतलब इसमें देयर इज नो ब्रेनर, ये काम दे ही देते हैं, इसके पीछे जाओ। बांग्लादेश में भी इन लोगों को काम मिला है, एक लाइन वाइन बनाई है हमने। सो दैट इज बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग इट इन पावर ग्रिड। पावर ग्रिड में जब मैं बिजनेस डेवलपमेंट में था तो एक शुरू हुआ, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट आया, उसके बाद हो गया ओपन एक्सेस का क्राइटेरिया शुरू हुआ कि प्राइवेटाइज करना है और सिस्टम को आपको ओपन एक्सेस देना पड़ेगा चाहे कोई पार्टी मांगे। दैट वाज ए मेजर चेंज इन द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट। सो वो काम भी हमें बिजनेस डेवलपमेंट वालों को दिया गया कि आप ओपन एक्सेस दो और कंसल्टेंसी से लाइनें बनाओ, सिस्टम बनाओ। जब मैं ओपन एक्सेस वाले सिस्टम में आया तो देखा यार सारे आईपीपीस के लोग आने लगे हमारे पास, जनरेटर जितने हैं प्राइवेट वाले आने लगे, और वो सब बढ़िया से कोट वोट पहन के आए, टाई शाई लगा के आए, बढ़िया फ्लावरी इंग्लिश बोले और हमसे ही पूछ के जाए, अपने बॉस को अगले दिन समझा के हमारे पास ले आए, ये हो गया, हमारी बात हो गई, फलाना हो गई। तब दिमाग में क्या भूत सवार हुआ उस एज में, आई वॉज नियरिंग 50 की यार अब प्राइवेट में चलते हैं। तो लोगों ने कहा भैया अब तो तेरा टाइम आराम करने का आ गया, अब तो साइन मारने हैं, अब तो अप्रूवल बनाने का काम खत्म पीएसयू में, तो अब कहाँ तुम प्राइवेट सेक्टर में जाओगे। बस वो हमारा बेटा भी उस टाइम प्राइवेट में शुरू हो गया था, तो ऐसा दिमाग में क्या भूत आया क्या नहीं आया मुझे नहीं मालूम, हमने प्राइवेट में एग्रेसिवली अप्लाई करना शुरू कर दिया। तो ओखला में मोदी मिल के पास एक कंपनी है जिसका मालिक था मोजरबेयर का ग्रुप, जिनकी ग्रेटर नोएडा में सीडी डीवीडी और वो वगैरह की फैक्ट्री थी। तो उनका बेटा है, उनका नाम था रतुल पुरी। तो उसने कहा कि मैं सीडी डीवीडी में नहीं जाऊंगा, मैं पावर सेक्टर में जाऊंगा। इन लोगों ने कंसल्टेंट बैठाया था मैकेंजी, तो उसने कहा था फ्यूचर ग्रोथ पावर सेक्टर में। तो उन्होंने कहा ठीक है हम लोग अपना पावर प्रोजेक्ट लगाएंगे, थर्मल भी लगाएंगे, सोलर भी लगाएंगे और हाइड्रो भी लगाएंगे। तो उसके लिए टीम बनाते हैं। तो टीम में उन्होंने एक आदमी लिया, पहले तो जनरेशन का एनटीपीसी से विनाश श्रीवास्तव, एक उन्होंने लिए फाइनेंस के लोग, एक उन्होंने कहा यार ट्रांसमिशन का भी आदमी ले लो। तो उसमें समहाउ हम आ गए।
तो हमें यहाँ आ गए, तो हमें पता नहीं था प्राइवेट सेक्टर का जॉब है, क्या प्रमोशन होती है, क्या पैकेज होता है, क्या असाइनमेंट होते हैं, किस तरह से यहाँ डेजिग्नेशन वगैरह होते हैं। और जब आप पीएसयू में रहते हो तो मेरे ख्याल से आप कुएं के अंदर रहते हो, आपको दुनिया देखी नहीं होती आपने। आप अपने आपकी कंपनी को हुई, पीएसयू को हुई, ये फाइनेंस क्लियरेंस हो गया, ये टेक्निकल क्लियरेंस हो गया, ये फाइनेंस क्लियरेंस हो गया, उसको दुनिया मान के हम काम करते हैं। तो यहाँ आए तो इट वाज ए एंटायरली डिफरेंट वर्ल्ड। यहाँ पे जो आप आ गए हो तो आपका पैसा, आपका डेजिग्नेशन, आपकी वो कुछ मैटर नहीं करता, पर्टिकुलरली छोटे प्राइवेट सेक्टर में। आपको जोशी एलएनटी में रहा है तो वहां पे एक स्ट्रक्चर है, एक प्रोफेशनल कंपनी है, पर छोटी प्राइवेट कंपनी में इसके बहुत ज्यादा मायने नहीं होते। आप मैनेजर हो, जीएम हो, डीजीएम हो, इस तरह से कोई मायने नहीं होते। तो इन्होंने हमें बुलाया कि साहब अनूपपुर से जबलपुर, अनूपपुर हमारे प्रोजेक्ट का नाम है, एक लाइन बनेगी करीब करीब 250 किलोमीटर की, और उसका वैल्यू थी करीब करीब 350-400 करोड़। तो उसका जिम्मेवारी आप लो। तो हम लोगों ने पावर ग्रिड में चक्कर मारने शुरू कर दिए, साइट में भी गए और जनरेशन में भी, चाइना भी चले गए, इधर भी चले गए जहां से बीटीजी ले रहे थे। धीरे धीरे अपना होरिजन वहां बढ़ता चला गया। तो मेरा स्कोप जो था वो लिमिटेड नहीं रहा ट्रांसमिशन में। ट्रांसमिशन वाज वन ऑफ द क्राइटेरिया। तो हमने जाके पावर ग्रिड में जाके बातचीत करी तो पता लगा वो ट्रांसमिशन लाइन हमें बनाने की जरूरत ही नहीं है। तो वो लाइन हमने पावर ग्रिड से बनवाई और कैपिटल कॉस्ट भी उनसे ही लिया। तो ये जब इंसिडेंस हुआ, कुछ नए लॉज आ गए, तो सडनली कहते हैं ना, किस्मत होती है कि पतंग उड़ गई हमारे नाम की, कि यार इसने तो कंपनी के इतना पैसा बचवा दिया, ये तो पता ही नहीं था किसी को। लक राइट हो रही थी उस टाइम चेंज हो गया था, तो वहां पे अच्छा सिक्का जमना शुरू हो गया। फिर थोड़ा सा हम आगे बढ़े इसके अंदर, तो हमें बाहर से भी 2-3 ऑफर आनी शुरू हुई कि भाई अब तो प्राइवेट वाला आदमी है, इसने देखो वहां पे ये कर दिया, यहाँ भी ले लो। ये खबर फैल जाती है प्राइवेट सेक्टर में। तो हमें एक जगह अच्छी ऑफर मिल गई, तो हमने यहाँ पे पेपर डाल दिए। यहाँ पेपर डाल दिया तो यहाँ तो बवाल हो गया कि भैया इसको तो जाने देना नहीं है, इसको तो रोको आप कैसे भी करके। तो हमारे 3-4 लोगों ने, हेड आचार ये और वो करके, एक दिन प्रमोटर ने बुलाया मुझे। वो करीब मुझसे 2.5 घंटे स्पेंड किए। उसने कहा ये रहा पेन और ये रहा पेपर, आप इस पे लिखो आपको क्या चाहिए और क्या डेजिग्नेशन चाहिए है, और आप कहीं जा रहे, मेरे पास रहोगे। और आज मैं ये नहीं बता रहा आपको रोक रहा हूँ, कह रहा मैं आप तब तक मेरे पास रहोगे जब तक आपके पैरों में दम है चलने का। मेरी उम्र बहुत छोटी है, ही इज अराउंड 15 ईयर्स यंगर टू मी, मतलब 50 का भी हुआ है वो। तो उस टाइम वो भी छोटा था। मैंने बहुत बिजनेस करना है, और बिजनेस में तभी कर सकता हूँ जब अपनी टीम बनाऊं। यू आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ माई कोर टीम, तुम यहाँ आ जाओ। एंड सब हुआ। तो हमने कहा भाई ये लिखना पढ़ने का काम तुम करो, अब हम नहीं जा रहे, ये अपने आप करो। तो उसने कर आगे जो भी कुछ हमारी सैलरी थी उसको डबल से भी आधा कर दिया उसने। तो और डेजिग्नेशन की तो उसने कहा आगे अपना डेजिग्नेशन या लेके जा, वो प्रेसिडेंट बना दिया उसने। तो विच वाज सीईओ के बाद वही पोजीशन थी। तो बस यहाँ पे प्रोजेक्ट लग गया, हमारे पीपीए साइन हुए यूपी के साथ, एमपी के साथ, हरियाणा के साथ, तमिलनाडु में कई जगह हम लोगों ने पीपीए साइन किए, पीटीसी के साथ लग गए, रेगुलेटरी में, सीआरसी में, उसमें हमने लोगों ने लीड लिया। प्रोजेक्ट हमारा अच्छा चल गया। उस टाइम बड़ी दिक्कत थी पावर सेक्टर और आईपीपी में, आज से 5-6 साल पहले रेवेन्यू नहीं आता था यूपी से कोई पैसा नहीं आता था हमारे पास। तो यूपी में हमारी पोस्ट, मतलब चक्कर लगाने शुरू किया लखनऊ के। हम हफ्ते में 3 दिन लखनऊ रहते। वहां पे भी देखो किस्मत है, जब किसकी चमक रही है तो चमकेगी। मैं तो ये कहता हूँ वहां पे कुछ हमें रुड़की के लोग मिल गए पुराने, कुछ नए, कुछ जूनियर, कुछ सीनियर। अब रुड़की में सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो एल्यूमिनाई को बहुत वेटेज देते हैं। जो जूनियर मिले सर बोलने लगे उनको, हमें। वो जो सीनियर मिले कहते हैं आ यार अंदर आ, चाय पिए यार, ये साल ये चुकापे की बात बहुत हो गई, अब तुम बैठो यार, क्या तुम्हें दिक्कत है। मतलब इतना सपोर्ट मिला इस रुड़की से, मैं कह नहीं सकता हूँ। मतलब जहां जाएं, जहां औरों के दरवाजे बंद, हमारा दरवाजा खुला हुआ। तो एक बार आप किसी को एसेस मिल जाती है पोजीशन पे, देन यू कैन टेल कि आपकी ग्रीवेंस क्या है, आपका इशू क्या है। और पैसे तो उनको देने होते हैं, तो प्रायोरिटाइजेशन में कहीं ना कहीं आपको फायदा हो जाता है। यानी तो यूपी में काफी अच्छा रहा, कुछ पेमेंट मिले, नौकरियां बच गई, लोगों की सैलरी मिलने लगी। और आज के डेट में तो ये हाल है कि हम बिल पेमेंट करते हैं और 15 दिन में पेमेंट हो जाता है। तो 100% यूपी में पिछले 3-4 साल में, मतलब इट्स नॉट पॉलिटिकल स्टेटमेंट, जमीन आसमान का फर्क आया है। जो पहले लाइन में लगे पेमेंट होते थे, अब सब ओपन है, एवरीथिंग इज ओपन। यू कैन सी ऑन द वेबसाइट कि आपका कब बिल आया, आज कहाँ है और कब पे हो रहा है।
इट्स ए टोटल ट्रांसपेरेंट सिस्टम वहाँ आ गया है, और पेमेंट्स के मामले में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, या एनटीपीसी है, या हमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, सबको बराबर बढ़ता है, सबको बराबर पेमेंट होता है, पूरे कॉन्ट्रैक्ट फॉलो हो रहे हैं, की चेंज। दूसरा हमारा एमपी में था, तो वहाँ भी यही काम चल रहा है। तो वहाँ भी बीच में काफी प्रॉब्लम आ गई थी, एमपी की फाइनेंशियल कंडीशन काफी खराब थी, पर हम लोगों को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है कोरोना पीरियड में। आई थिंक दैट पीरियड इज बैड फॉर मोस्ट ऑफ अस, बट एज ए इंडस्ट्री इट वाज द बेस्ट पीरियड वी हैव सीन। उस पीरियड में जितनी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है गवर्नमेंट लेवल पे कभी नहीं हुई। पहले जूम मीटिंग हो रही है, सेक्रेटरी बैठा है, ज्वाइंट सेक्रेटरी बैठे हैं, कोल बैठा है, पावर बैठा है, रेलवे बैठा है, नीति आयोग वाले बैठे हैं, और 5-6 दिन में डिसीजन हो रहा है। अब तो आप चक्कर लगाते चले जाओ, जब खुला है तो अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलेगी आपको, आप दो कोई परवाही नहीं करेगा। उस टाइम सब लोग वेले, शाम को मीटिंग हो रही है, कभी दिन को मीटिंग हो रही है, कभी मंत्री जी खुद मीटिंग ले रहे हैं। अच्छा, आरके सिंह इज वेरी अग्रेसिव मंत्री, ये एक्चुअली खुद ही ब्यूरोक्रेट रहे हैं, तो किसी ब्यूरोक्रेट की सुनते नहीं है। वो उन्होंने डिसाइड कर दिया, हर एक के आगे बोल देते हैं ये 6 दिन में करना है, ये 10 दिन में करना है, ये 12 दिन में करना है। चलो 6, 10, 12 में ना हो, 15, 18, 24 में ही हो जाए, पर हो जाता है काम उनका। तो ये सब होते हुए टोटल हमें तो जनरेटर को तो उन्होंने पूरा पार दिया। मतलब आज की डेट में जो हम लोग एक एक पैसे के लिए तरसते थे, वी आर सिटिंग ऑन द वेरी सरप्लस अमाउंट, सरप्लस पैसा है, सब टाइम से पेमेंट हो रहा है। वी आर प्लानिंग टू प्रीपे द बैंक्स लोन अर्ली, और अब मार्केट भी थोड़ा ठीक हो गई है, डिमांड भी आ गई है पावर की, तो ये पावर सेक्टर ठीक ठाक चल रहा है। तो इसमें भागा दौड़ी, इधर जाना उधर जाना, इतना ज्यादा टेंशन थी। जब हम यहाँ पे 60 साल के हुए, यहाँ पे 58 है रिटायरमेंट, तो 60 साल में हमने इनको हाथ जोड़े, भाई अब हो गया, अब देखो हमारा वो बीपी हो गया, शुगर हो गया, टेंशन इतनी रहती है दिमाग में, वहां जाना ही जाना, अब बहुत हो गया। अब पैसा काहे के लिए कमाना, बच्चे अपनी अपनी जगह सेट हैं, जितना पैसा है हम सारी उम्र में खत्म करेंगे उसको, अब आराम बैठेंगे, घर में बैठेंगे, और कोई सोशल वर्क करें या कुछ इधर उधर करें। तो इस बारे में मेरी 2-3 बार प्रदीप जोशी की बात हुई, यार क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे, तो ये भी रिटायर होकर बैठ गया था। तो पर रिटायरमेंट तो उन्होंने दे दिया, मतलब मेन वर्क से, पर उन्होंने ये कहा कि ऑफिस तो आते रहो, नहीं तो ऑफिस नहीं आओगे तो यू विल कैच अप द एज वेरी फास्ट, और दिक्कत आ जाएगी आपको। तो ऑफिस यहाँ से मेरा मुश्किल से 4 से 5 मिनट की दूरी पे है, ड्राइव में 3 किलोमीटर। तो मैं चला जाता हूँ रोज ऑफिस, और रोज वहां बैठा होता हूँ, और शाम को आ जाते हैं। जो भी मीटिंग होती है अटेंड करी, थोड़ा कंप्यूटर पे शेयर खेल लिया, कभी टीवी चला के देख लिया, कभी कोई आ गया तो मीटिंग में, तो जो चेयरमैन की मीटिंग होती है सब मीटिंग में बैठ जाते हैं। तो अच्छा टाइम पास हो रहा है। आई हैव अ वेरी हार्ड टाइम इन द पास्ट, काफी ज्यादा भागदौड़ करी, फैमिली तो पूरी 100% नेग्लेक्टेड रही। सुबह 6 से लेकर रात के 11 बजे तक होश नहीं थी क्या हो रहा है, और घर में मैडम ने ही संभाला, हमने तो देखा नहीं क्या शादी हुई, क्या हुआ, क्या लेना क्या देना, वो कोयले और उसमें लगे रहे, इंजन में रेक नहीं मिल रहा, कभी ये नहीं मिल रहा। खूब बिलासपुर गए, वहां भी लोग कोलीग मिले हमारे, उन्होंने बहुत हेल्प करी बिलासपुर में, वहां भी प्रॉब्लम थी, रेक नहीं मिलते थे, तो रेलवे में मंजू गुप्ता के पास गए, उसने बड़ी हेल्प करी। भैया हमारे तो कैरियर में रुड़की इज ए आई थिंक गॉड गिवन फैक्टर टू मी, एंड आई एम ब्लेस्ड कि आप लोग सब मेरे साथ हैं, और मैंने रुड़की से पास किया है, और यहाँ पे इतनी रिस्पेक्ट और इतनी ज्यादा लोग करते हैं। एक आपको शुक्र होता है, एक संजय शुक्ला हैं, ही इज प्रिंसिपल सेक्रेटरी नो इंडस्ट्री इन एमपी में, पहले कलेक्टर भोपाल थे। हाँ, वो हमसे मेरे ख्याल से 5 या 6 साल जूनियर हैं। हाँ, तो वो जब मैं उनके पास पहली दफा कार्ड मिलने गया, तो मैंने उसके पीछे लिख दिया रुड़की 1980। तो उन्होंने कहा अरे कार्ड है, अभी कौन वेट करे, उसने कहा साहब, उन्होंने कहा कार्ड के पीछे भी देख लो। तो उन्होंने कार्ड के पीछे देखा, तो उन्होंने कहा भाई इनको मीटिंग खत्म करो और उनको अंदर भेजो, यहाँ सोफे बैठो, सामने बाहर नहीं बैठाओ। मैं अंदर आया, अपने पास वाले कहता है ये पता कौन है, उसने कहा नहीं, कहता है ये हमारे सीनियर हैं, और रुड़की में लन फन कुछ नहीं होता है, ये सीनियर होता है। आइए आर्या साहब आगे आइए, ये वर्ड उसने 2 लोगों के सामने यूज किया। उसके बाद हमारी इतनी अच्छी दोस्ती हो गई है, फैमिली टाइप रिलेशन हो गए हैं। वो होली दिवाली पे मीटिंग्स ही, और जब दिल्ली आता है तो कभी चाय वाय बैठ के एक आधा ड्रिंक बजा लेते हैं। मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि रियली इट इज अ ब्लेसिंग फॉर मी कि रुड़की से पास किया, वहाँ एल्युमिनिया स्टोर्स में। ये है मोटा जर्नी, बहुत ज्यादा डिटेल में जाने का इसमें मतलब नहीं है मेरे ख्याल से। दिस इज अ स्मॉल, आई जस्ट थॉट कि आई विल स्पीक इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू। बहुत वेरी गुड।
Yes, we are truly blessed that we are passed out from UR. Great इसमें journey, Ravi. गोपाल जी Great experience. वेरी गोपाल जी, इसके मैं थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ, जैसा हम्म रवि जी ने बताया रुड़की के कनेक्शंस के बारे में। हम्म हमारे जब राजीव अग्रवाल जनरल मैनेजर एनी रेलवे थे, हम्म। हमारे फादर इन लॉ भी वहां से रिटायर हुए थे, सीआरएससी से रिटायर हुए थे। अच्छा अच्छा। तो ही फेल वेरी सिक, तो हम गए थे वहां पे, वो भर्ती थे, राजीव से भी मिले। फिर इन लोगों को जो मेडिकल स्टाफ था उनको पता लग गया कि ये राजीव जी के मित्र हैं, तो वो मतलब 1 घंटे के अंदर ही पूरा ट्रीटमेंट एकदम अपग्रेड हो गया उनको। बढ़िया बेड और ये और वो, मतलब द वेरी नेम ऑफ द फ्रेंड ऑफ रुड़की वर्क सो मच। और एक हमारे संजीव सिंह जी जो सीएमडी रिटायर हुए इंडियन ऑयल से, हमारी बेटी ने जब इंडियन ऑयल में ज्वाइन किया, शी आल्सो वेलिंकर से, उसका कैंपस से हुआ था, तो मैंने बताया संजीव सिंह को कि ख्याल रखना भाई। उज्जैन में उसकी पोस्टिंग थी, तो उसके बाद उसकी मैरिज हुई, तो उसके हस्बैंड भी आईओसीएल में है, वो जबलपुर में थे। तो हमने बोला कि भाई देखो जरा यार, वो अभी मेंटेनेंस में उसको डाल रखा है। तो संजीव सिंह ने एक ही वर्ड बोला, यार तुमने बता दिया, अब तुम्हें कभी कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। शादी के 1 हफ्ते के अंदर बेटी का भी ट्रांसफर जबलपुर हो गया। उसके बाद संजीव सिंह को मालूम था कि भोपाल में रहता है मनोज, तो भोपाल भी आवाज कट रही है। आवाज आ रही है? अब आ रही है? तो मतलब जैसे रवि आर्या जी ने बताया कि भाई वो नाम ही काफी है, आप थोड़ा सा भी रेफरेंस दो। और ये लोग तो खैर हम लोग के क्लास के ही थे। तो आई एम वेरी वेरी रीइटरेट, आई वांट टू रीइटरेट माय थैंक्स टू राजीव एंड संजीव सिंह जो कि दूसरे बैच में थे। और फिर यहाँ पे अमरेंद्र कुमार पांडे और रवि चौधरी भी आए थे बीएचईएल में। तो रवि चौधरी का इतना वो था, ही वाज द ओनली ज्वाइंट डायरेक्टर लेवल पे ज्वाइन किया था कि उसके रूम में बीएचईएल के एजीएम से ऊपर जो है कोई जाता नहीं था। बट हम जो है जब चाहे तब चले जाते थे। तो उसने बोल रखा था अपने को भाई इनको। तो ये सब बहुत ही मतलब रियली बहुत भाग्य की बात है, जो एक पूरा ग्रुप है, और नाम लेने से ही बहुत फर्क पड़ता है। और मेरे को बस यही लगता है कि बाकी लोग ज्वाइन क्यों नहीं करते हैं, मतलब व्हाई पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड टाइम टू मीट इन दिस काइंड ऑफ, मतलब पता नहीं है, कहीं कुछ कमी होगी या जो भी है, ज्वाइन करना चाहिए। कमी तो क्या कहें, अब एक जुड़ाव वाली बात है। हम लोग देखिए, मतलब कई लोगों ने अपने मतलब इस टाइम को शेड्यूल किया हुआ है कि संडे, लास्ट संडे को 6 से 7 हमें और कोई प्रोग्राम नहीं बनाना है। जी जी, लोगों ने शेड्यूल किया हुआ है, तो हम लोग मिल रहे हैं। अच्छा, हम लोग जो मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, इसका बेनिफिट भी, इसका फायदा भी हम ही लोग उठा रहे हैं। जो मिस कर रहे हैं वो मिस कर रहे हैं। जो बॉन्डिंग है हम लोग की रुड़की की, वो आपस में और स्ट्रेंथन हो रही है इस तरह से। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगेन यू कैन रिक्वेस्ट अदर पीपल टू ज्वाइन। ऐसा नहीं है, नंबर ऑफ पर्संस का कोई कंस्ट्रेंट थोड़ी है, 30-35 लोग तो होंगे। नहीं, टोटल ग्रुप में 36 लोग हैं खाली। जी भाई 36 को मैसेज भी गया, आज रिमाइंडर भी गया। बिल्कुल बिल्कुल। अब इसके बाद में पर्सनल हर एक बंदे को कॉल करके, नहीं जी तुम आ जाओ, ये बात ठीक नहीं है भाई। नहीं, आई डोंट बिलीव इन इट। वो रूबी गुप्ता मैडम आई थी 2-3 मीटिंग पहले, शी ज्वाइंड एंड अच्छा लगता है, लोग ज्वाइन करते हैं, मिलते होते हैं। तो पंत का फोन आ गया था अभी जस्ट ज्वाइन कर, मीटिंग से पहले फोन आ गया था कि उसके घर में गेस्ट आए हुए हैं, इस वजह से वो ज्वाइन नहीं कर पा रहा है, अदरवाइज था। तो वो तो बंक मास्टर है। टंडन से मेरी बात हुई थी, उसकी मदर का वो आया था। हाँ, मदर का विनय टंडन रेगुलर अटेंडी है। हाँ, एमपी सिंह नहीं आया आज, एमपी सिंह नहीं आया। हाँ, एमपी सिंह पिछले में एमपी सिंह थे। ठीक है, इस तरह से मैंने बात करी थी, वो कह रहे थे कि भाई उसका पोता उसको बहुत परेशान करता है, वो अटेंड नहीं करने देता मीटिंग, स्क्रीन पे हाथ मार देता है। क्या बात है, क्या भाई साहब।
क्या क्या एक्सक्यूज निकाल के आते हैं लोग, पता नहीं है। एक्सट्रीमिस्ट का पोता एक्सट्रीमिस्ट ही होगा। मतलब एमपी सिंह से उसका पोता भी नहीं संभल पा रहा है। हाँ। और एमपी सिंह को संभालने में मुश्किल होती थी हम लोगों को। हाँ वो वृंदा गंदे की क्लास याद है? वृंदा गंदे की क्लास में एमपी सिंह आके बैठ गए थे वहाँ हमारे सेक्शन में। और एक कभी कभी मिस्टर स्टैनले का भी फोन आता है, वो जो अपने तंजानिया ग्रुप वाले थे। हाँ हाँ मतलब फोन नहीं, मैसेजेस आते हैं उनके। हाँ, मैसेज आते हैं। हाँ, तो ही कैन बी आल्सो रिक्वेस्टेड सेपरेटली टू ज्वाइन। अच्छा रहेगा। स्टैनली और मोई हाँ, चल लो मोए। वो इलेक्ट्रिकल के नहीं है, वो इलेक्ट्रिकल में नहीं था, वो इलेक्ट्रॉनिक्स का है। अच्छा अच्छा, एक और थे अपने मोए पाजा, और वो लोग 4-5 लोग रहे थे। हाँ, मोए पास वो फर्स्ट ईयर में थे खाली। हाँ अच्छा, स्टैनले वाज इन फर्स्ट ईयर ना? हाँ, नहीं नहीं नहीं, स्टैनले तो पूरा साथ में थे, बट he was not from चारों साल electrical। साथ था। अच्छा अच्छा अच्छा। वो लेकिन इलेक्ट्रिकल में नहीं थे। हाँ। वो नहीं इलेक्ट्रॉनिक ग्रेजुएटली इलेक्ट्रिकल ओनली। अच्छा तो सो मनोज, तुम्हारा स्टैनली से कैसे कनेक्शन है? वो अभी कहाँ है? वो दूसरे ग्रुप में है, वो दूसरे वाले ग्रुप में है। अफ्रीका, हमारा बेटे का पोस्टिंग था आइवरी कोस्ट में, वेस्ट अफ्रीका में। तो एक बार हम 19 दिसंबर में हम लोग गए थे 10-15 दिन के लिए। तब हमने ऐसे ही फाइंड आउट किया था, तो तंजानिया के आसपास थे वो। पहले तंजानिया में भी पोस्टिंग उसकी कुछ दिन थी, तो उस कनेक्शन में बात हुई थी। अभी पूरा ट्रैक थोड़ा छूट गया है। अभी केन्या में है, अभी केन्या में है वो, केन्या में। केन्या, हाँ। बट अभी मैसेज तो उनका कभी आता है अपने ग्रुप पे, कभी कभी। व्हाट्सएप में कुछ कुछ आता है किसी ग्रुप में, उसमें। हाँ हाँ, थॉमसोनियन का दूसरा ग्रुप है, उसमें आता है। हाँ हाँ, थॉमसोनियन। स्टैनली अभी कीनिया में है। अच्छा। और केनिया एक्चुअली ही इज फ्रॉम केनिया ओनली। Yes. बाकी और- सर्विस कहीं भी किया हो, हाँ, केनियन है वो। और अब वो टेबल टेनिस का कोच है वहाँ। अच्छा, अच्छा, डाइवर्सिफाई कर। हाँ, अच्छा उसके ग्रूम किए हुए प्लेयर्स अच्छा कर रहे हैं अपने देश के लिए। अच्छा, बढ़िया। उसे तो जिम ट्रेनर भी होना चाहिए था यार। ही वाज वेरी, जिम का बड़ा रेगुलर वो था। एक वो लंबे वाले तंजानिया से काफी लंबे, क्या था वो, एक बार कुर्सी उर्सी बैठे थे, टूट टाट गई थी कुर्सी। एक वन बिग फेलो तंजानियन इन आवर क्लास, बहुत भारी भरकम थे। नाइजीरियन भी थे काफी। हाँ हाँ, नहीं हमारे वाली क्लास में खाली तंजानिया के लोग थे ना, ओनली तंजानिया। हाँ, मेरे ख्याल से लेसोतो के भी थे शायद। हाँ हाँ, अच्छा। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, लेसोतो के भी थे। लेसोथो के लोग रुड़की में थे, लेकिन अपने अपने इलेक्ट्रिकल बैच इतना में ग्रुप उसमें स्टैनले और मोई काफी इंटरेक्टिव रहता था। हाँ, बाकी सब वैसे ही रहते थे शाम। तो स्टैनली वो कभी-कभी तो अकेला कुछ था, किताबें क्योंकि भी सप्लाई हमारी करते मेस में थे। खाना खाया करता था, तुम्हें याद होगा। हाँ, किताबें सप्लाई करते थे वो। अच्छा, एक चीज मैं कहना चाह रहा था कि ये 5 नवंबर को प्रतिष्ठा हो रही है IIT एलुमनी एसोसिएशन का दिल्ली में। तो हम और निखिलेश तो जा रहे हैं, तो आप में से कोई आ रहा है? और भी आ सकते हैं लोग। जोशी जी आ सकते हैं, बाकी तो सब बाहर हैं। जोशी और रवि आर्या। हाँ नहीं ठीक है। मैंने देखा अभी कि वो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस में आपसे पूछा था ना, मैंने देखा मेरे पास मेल आई जी, है। उसमें रजिस्टर कर लेंगे। हाँ, 5 नंबर को तो संडे है ना? सैटरडे। सैटरडे है, चलो फर्स्ट सैटरडे है ना? हाँ, क्या टाइम है? वो तो 9 बजे 10 बजे से शुरू हो जाएगा, शाम के 4-5 बजे तक है शायद उसका जो अच्छा, भी नहीं ठीक प्रोग्राम्स है, है। मैं आई विल ट्राई टू। तो एटलीस्ट एक वो मीटिंग पॉइंट हम लोग का हो जाएगा, तो हम लोग मिल सकते हैं वहाँ पे, है ना? तो दिल्ली NCR वाले हाँ नहीं, अलग अलग बसंतपुर किस्म में के है, प्रोग्राम दिल्ली में है हो रहा है। थ्रू द डे म्यूजिक भी है, Throughout डांस the day, भी है, स्टेज भी है। कई साल पहले जब हुआ करता था, तो हम और जोशी मिले थे वहाँ पे एक बार। कलसी है ना इसके अंदर? कुछ कलसी होता था ना हमारे एक बैच सीनियर सरदार। हाँ, कलसी, हाँ, NS वो कलसी शायद है। इसमें कुछ लीड लेता है ना? हाँ, कलसी है इसका, शायद कुछ कर रहा है। निर्मलजीत सिंह कलसी। हाँ, निर्मलजीत सिंह। एक गोपाल, जनवरी वाला कुछ तय हुआ क्या? पंत से कुछ पता? जनवरी वाला पंत से मेरी बात हुई थी, तो पंत ने कहा कि मुझे तो ये कि वो उसने मेल डाल दिया था, फिर उसके बाद रिमाइंडर डाल दिया, उसके बाद फिर रिमाइंडर डाल दिया, बट उनका कोई रिस्पांस नहीं आया अभी तक।
कहता है मैं फिर फॉलो अप करता हूँ। तो अब चूंकि काफी लेट हो रहा है तो हम लोग को डिसाइड करना पड़ेगा कि देखो भैया, अपना ऐसा है, मनोज भी यहाँ बैठा हुआ है, मनोज भी साथ में है, मनोज को दे दो तो आपको काम फटाफट हो जाएगा। विनय पद हाँ, मैं ऐसा काम करने पंच से में बात करता हूँ, मैं करा ठीक है, देता हूँ सर। तो मनोज आप करा दो हैं। मैं पंच से और बात करके मैं करवा देता हूँ इसको। आप कितने दिन का वहां पे बुकिंग कराया जाए? आप बताओ। पंच ने सब कुछ लोग लिखा हुआ होगा, जैसे मेल वेल जो की होगी उसमें दिया तो होगा उसने, 2 दिन या जो भी होगा मेरे ख्याल है। 2 दिन का मेरे ख्याल से 2 नाइट्स का होगा। 2 नाइट्स का रख लें। 2 नाइट्स का रखने में बेटर हाँ, रहेगा। 24 में 3 हो गए हैं भाई लोगों। हाँ 4 पे 2 हो गए थे। अच्छा, हाँ 24 पर 3 है। तो मतलब पूरी उम्मीद है जिताने की। नहीं जोर लगाएंगे सारे मिलके, कुछ ना कुछ तो करेंगे। तुम तो पैसे कलेक्ट करने का जोर लगा रहे थे, हम यहाँ भी लगा रहे थे, ऐसी बात नहीं है। तो 15 गोपाल, ये हम लोग क्या 14-15 वाला वीकेंड की सोच रहे थे या 7-8 वाले वीकेंड? एक मिनट, लेट मी सी। 14-15 ठीक रहेगा। 14-15 ठीक रहेगा। 14-15 ठीक नहीं रहेगा। हाँ 14 तारीख को आपका मकर संक्रांति होगी। हाँ, रश बहुत होगा हरिद्वार की ओर रश। आप बहुत ज्यादा रश में फंस जाओगे, आपको होटल भी नहीं मिलने वाला। 21-22 कर ले। नहीं वैसे मैं बताऊं, अगर रुड़की में रखना है ना, अब रुड़की का बाईपास हो गया हरिद्वार, अब रुड़की में कोई ट्रैफिक नहीं रहता वैसे। नहीं, मकर तो ये संक्रांति भी का रोड पे तो होगा ट्रैफिक। ये भी हो सकता है कि जो लोग वहां आएंगे 2 दिन का हमारे पास टाइम रहेगा, उसके बाद उसी में अपना उसके बाद कोई एक्सटेंड करना चाहता तो ऋषिकेश हरिद्वार अपना प्लान बना सकता है या और कहीं का प्लान बना सकते हैं, क्योंकि रुड़की मैं तक आ सोच गए। रहा था एक बार बुकिंग हो जाए अगर, तो मैं सोचा था एक बार एक बस करके एक दिन बसूरी हुई जाए उसी में। हाँ ये भी हो सकता है, बहुत अच्छा प्लान है। एटलीस्ट अब तो बराबर में, अब टाइम भी ज्यादा नहीं लगता ना, अब रोड बहुत अच्छी हो गई है यहाँ से। तो खैर एक बार मैं पहले ये वो फिक्सअप करा दूंगा रूम्स वगैरह का ना, पंच से बात करके फिर बात कर लेंगे आपस में कि कैसे यहाँ का कैसे प्रोग्राम बनेगा ओवरऑल, या क्या इतने तो फिर डिस्कस कर लेंगे। मैं पहले पंच से बात करके ना ये पहले बुकिंग करवाऊँ, सबसे पहला काम। अच्छा, हम लोग को वीकडेज और वीकेंड से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं? अगर हम वीकडेज में करें तो क्या दिक्कत है? उसमें कोई दिक्कत नहीं हम लोग को। हाँ वैसे कोई ऐसा वो नहीं है, लेकिन अगर करना ही है तो थोड़ा बहुत, अगर कोई कहीं बिजी भी है तो वीकेंड पे तो फ्री होगा ही होगा, मतलब ये है बस। इसको 15 नवंबर तक फ्रीज कर देते हैं यार। लेट अस कीप अ टारगेट टू फ्रीज एवरीथिंग। ठीक है, मैं 15 नवंबर तक रखो, मैं 15 नवंबर तक आई ट्राई माय बेस्ट कि हो जाए 15 नवंबर तक। मनोज, रुड़की टॉकीज पे एक होटल है बहुत बढ़िया, सेंचुरी गेट के सामने ही, वो भी अच्छा रहेगा वेन्यू। मनोज पे छोड़ दो, मनोज विल डू हिज बेस्ट। मनोज पे छोड़ दो, मनोज विल डू हिज बेस्ट। हाँ, मनोज सेंचुरी गेट के आसपास रहेंगे तो थोड़ा सा वो रहेगा। ये था नहीं, आप कितने रूम का करना है पहले तो एक इशू ये है। हाँ बिल्कुल ये भी है। कब का डेट रख रहे हो यार? डेट कब का है? जनवरी 15 और 22 के बीच में। 14-15। चलो अभी मान लो 14-15 ही मान लेते हैं यार मकर संक्रांति रहेगा उस समय, तुम लोग कैसे रख रहे हो यार? 21-22 क्या में करोगे मकर संक्रांति के दिन भाई? तो बाईपास बता रहा ना, रुड़की बाईपास सब हो गया है, तो दिल्ली से ही ज्यादातर लोग आएंगे। एक डेट समय काफी भीड़ भाड़ रहेगा, ये भी सोचो। अच्छा 21-22 कर लो, 21-22 कर लो। चलो 21-22 भी कर लेंगे, वो कोई इशू नहीं है। पहले ये रिपब्लिक डे आ जाएगा। अरे राजीव प्रसाद को पूछ लो, राजीव प्रसाद वो यूएसए से आएगा, उसको तो पूछ लो भाई कौन सा। कब आ रहे हैं यार, कब तक रहोगे? तो हम तो आ जाएंगे, तो 21-22 ठीक है। हम उसी अपने बुक करना है फ्लाइट, तो उसी हिसाब से कर लेंगे। तुम जो कब भी तक डेट रहोगे? 15 तक, आप 15 तक का टाइम दो, पहले डेट फिक्सअप करते हैं क्या ऑप्शन अवेलेबल है। अच्छा ऐसा है कि 15-16 सैटरडे संडे 15-16 है और 22-23 सैटरडे संडे है, तो 15-16 14 निकल नहीं जाएगा। नहीं नहीं, क्या बोल रहे हो भाई?
2023 जनवरी जो है 14 एक मिनट हाँ वो डेट चेंज हो गया। ठीक है 21-22 है। हाँ 14-15 और 21-22 है। तो अभी इस ग्रुप में हम लोग एक वीकेंड फिक्स कर लें, या तो 21-22, अगर लोगों को मकर संक्रांति से ऑब्जेक्शन है तो 21-22 फिक्स करके 21-22 कर लो मनोज, कोई बात नहीं है। 21-22 कर लेते हैं कोई भी। हाँ ठीक है चलो डेट तो फिक्स हुई, अब नंबर ऑफ रूम्स का और आइडिया दो भाई। मुझे लग रहा है कि 30-40 से ज्यादा लोग नहीं रहेंगे। 30 हो नहीं यार 20 नहीं आएंगे लोग यार, ऐसा कैसे सोच ले रहे हो तुम? 20 से 25 इतने तो आ जाने चाहिए। 20 से 25 मान सकते हैं कि आ जाएंगे भाई। देखो हम 9 ठीक है लोग भाई, अभी हो गया। हम यहाँ पे 9 लोग हैं, 9 तो आ ही रहे हैं, है ना। 9 दूना 18 हो गए। नहीं सबको कमरे तो मतलब नहीं चाहिए ना, कमरे नहीं चाहिए। कमरे नो। हाँ तो रूम्स की बात हो रही है, तो मैं 20 से 25 के आसपास रूम सोच रहा हूँ। 20 कर लो, 20 कर ले इनिशियली। 20 कर लो करीब, मुझे लगता है। अच्छा ठीक है। वैसे एक बार मैं मैसेज डाल देता हूँ और देखते हैं और कितनों के कंसेंट आते हैं, एक लिस्ट बना लेते हैं। दो नहीं दिन आप के अंदर। ऐसा है ना कि अभी 2-3 दिन वेट करो, पहले मैं 2-3 दिन में इस पर वर्क करा लूं कि क्या है, तब फिर डाल देना मैसेज, फिर रूम तब कर लेते फाइनल। ठीक है ऐसा मैं 2-3 दिन में कोई कोशिश करता हूँ कि कोई ना कोई रिजल्ट आ जाए तन से बात करके। ठीक है क्योंकि ये पूरा वीक मिलेगा फ्री, तो मैं इसमें कोशिश करूंगा कोई ना कोई बुकिंग हो जाए हमारी। ठीक है। वो आपको ध्यान होगा सब लोगों को, हमारे बराबर में एक डायस करके शॉप थी केमिस्ट की, मेडिकल वाली। मेडिकल वाली। हाँ। तो वो जो डायस की लड़की है, डायस की जो लड़की है वो डायरेक्टर की पीए है आजकल। अच्छा काफी टाइम से है वो पीए टू डायरेक्टर। तो वो थोड़ी रिसोर्सफुल है, मतलब उसको कोई काम कह दो तो करा देती है, क्योंकि हमारे टेनेंट भी रहे और क्लोज फ्रेंड में भी है। तो मैं होपफुली कोशिश करूंगा कि वो करा दे हमारा कोई ना कोई अरेंजमेंट। ठीक है। अरे यार रुड़की के कोई काम है, मनोज अग्रवाल बैठा है, तुम काहे परेशान हो रहे हो? तुमको क्या चाहिए उसको बोल दो यार मनोज ये होना है बस। नहीं मनोज पहले से ही कह रहा था भाई। नहीं वो तो सोचते ही नहीं है ना, वो मेडिकल की लड़की से करा है या हेल्थ की लड़की से, वो उसकी जिम्मेवारी है भाई। ज्यादा डिटेल में जाओ, मनोज अग्रवाल ये तुम्हारे नाम ये है बस। नहीं ये तो मैंने आप लोगों की पुरानी याद ताजा कराई कि वो है। खैर हो जाएगा, आप डोंट वरी, मैं करा दूंगा, होपफुली सब हो जाएगी। ठीक है ग्रेट। मेरे को 2-3 दिन में मैं करता हूँ इस पे एफर्ट्स, तो फिर कराता हूँ इसका। तन से बात कर लूंगा मैं आज ही। ठीक है फिर बात करते हैं, एक बार मैं करा लूँ फिर करते हैं। राइट। अब नेक्स्ट स्पीकर कर लो भाई फिक्स। नेक्स्ट स्पीकर अभी इस ग्रुप में कोई बचा है क्या? जोशी हो गए, सब हो गए। जोशी यार अभी मैं शादी के लिए जा रहा हूँ, नवंबर में तो नहीं कर पाऊंगा। बाकी अब कभी भी कोई नहीं आता बता देना, हम कर लेंगे। नहीं कहाँ शादी के लिए कहाँ जा रहे हो भाई? बनारस। अरे इस एज में शादी क्यों कर रहे हो भाई? हाँ हमारी शादी नहीं है यार, और ये हमारे साले के लड़के की शादी है। तो दिसंबर जनवरी फरवरी जब बोलो नहीं वो राजीव का कहने का मतलब ये है कि शादी करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी ठीक है यार। नवंबर के एक ही दिन तो आएगा ये, तो 30 नवंबर को शादी होगी, कर लेना चाहिए। डेट मैच कर रही है शादी की इसकी डेट के साथ। ये तो लास्ट संडे है ना, एक ही दिन होगा बस, एक घंटा लास्ट संडे वही शायद हमारे समझ से 27 रहेगा नवंबर में। तो ये भी तो एक्सटेम्पोर है, इसमें कोई ट्यूटोरियल थोड़ी की तैयारी करनी है। नहीं वो तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन यार मतलब दूसरे के घर पे रहूंगा अच्छा भी नहीं लगता ना। अच्छा चलो ठीक है। बाहर आ जाना पेड़ के नीचे। वो तो कर सकता हूँ, वो शादी तो खैर 26 को हो जाएगी, 27 को रहूंगा वहीं पर। फिर मतलब बाकी हम दिसंबर में रखो, हमारा दिसंबर जनवरी फरवरी जो भी रहे हम करते जाएंगे। निक्की से सीखो। चलो ठीक है। पार्क पे बैठ के भी आता है निक्की, पार्क पे बैठ के अपने ग्रैंडसन के साथ भी करता है। फिर अरे टंडन बॉस ने कर दिया क्या? विनय टंडन ने? नहीं हुआ। अरे टंडन मार जाता है।
मदर का डेथ हुआ है, नहीं कर पाएगा अभी, हो सकता है कर ले, बात कर लो। मैं अभी तो 1 महीना है। अगर कोई भी तो नहीं वैसे तो होता है। कोई भी नहीं होता तो भी तो हम लोग आपस में ऐसे ही डिस्कशन करेंगे, ऐसे ही 1 महीना ऐसे ही कर देंगे खाली। तो टाइम होने वाला है। कोई ना कोई तो हो ही जाएगा। हाँ और कोई तो आज नई तो- ताजी? बस एक तो रूम का था और दूसरा ये प्रतिष्ठा का था, ये 2 बातें हम लोग को करनी थी। तो 2 लोग आ जाएंगे। एक्चुअली मेरे पास गुलशन कपूर का फोन आया था, वो इंडिया आ रहा है इस समय, यहाँ पर है और वो लखनऊ गया हुआ है, गुलशन कपूर। तो उसने कहा था अगर यार प्रतिष्ठा में लोग आ रहे हो तो मैं लखनऊ से आऊं, और अगर मतलब नहीं आ रहे हैं तो फिर क्या करूँ, लखनऊ से आऊं फिर वापस जाऊं। तो कहता है कि मैं अगर पता करो, इसीलिए मैंने मैसेज भी डाले अपने सारे ग्रुप में कि भाई कौन कौन आ रहा है बता दो, तो मैं यही था कि उसके पीछे उसको बता सकूं कितने लोग आ रहे हैं, किन किन से मुलाकात हो सकती है, तो उस हिसाब से वो अपना प्लान बना ले। मैं तो लखनऊ जा रहा हूँ यार, मैं तो लखनऊ जा रहा हूँ अभी। वो गुलशन इस समय लखनऊ में ही है। हाँ, परसों जा रहा हूँ मैं लखनऊ। गुड, तो यू कैन मीट हिम। चलो, सो लेट्स एंड टुडेज मीटिंग। अच्छा, बाय द वे, अरे किसी ने कंटारा देखी क्या? अरे हाँ, देखी किसी ने? किसने देखी कंटारा? जाऊं ना जाऊं कल देखने? जरूर जाना, मुझे भी रिव्यू बहुत अच्छे मिले हैं, मैं अभी देखा नहीं है मैंने भी। रेटिंग तो जबरदस्त है कि ऐसी पिक्चर पता नहीं बहुत ज्यादा है, ऐसी पिक्चर या तो बहुत अच्छी होती है या बिल्कुल ही टाइम नहीं पास होता, ये रिस्क है, एवरेज नहीं होगी ये। या तो कहोगे मजा आ गया, कहोगे यार ये तो मैं बैठ नहीं पा रहा हूँ, चल रहा हूँ। इसीलिए वो पूछ रहा किसी ने देखी है क्या? देख हाई गेन है। तो कल अच्छा, ये भी है कि ऐसी मूवी जोशी जी आप ही देख के बता देना भाई बाकी लोगों के लिए। हाँ ठीक है, नहीं कल तो है प्रोग्राम। ये क्या हिंदी में डब्ड है? क्या हिंदी में डब्ड है? हाँ, हिंदी डब्ड है। हाँ ग्रुप में डाल देना रिव्यू को। मतलब इसमें रिव्यू में तो लोगों ने ये कहा है कि हॉलीवुड वालों देखो मूवी कैसे बनाई जाती है। हाँ नहीं इसको कितने 6 रिकमेंडेशन 7 रिकमेंडेशन वेरियस कैटेगरीज में आ रहे हैं। हाँ। और कोई यंग बच्चा है जो सॉफ्टवेयर वाला है इसका, उसकी मैं पढ़ रहा था एक बार, आई थिंक ही इज 15-16 ईयर्स ओल्ड, जिसने इसके सॉफ्टवेयर के अंदर ये एक्शंस वगैरह सीन जो है वो करे हैं उसने। अच्छा। हाँ, तो उसको हॉबी थी कुछ करने की, तो प्रोड्यूसर ने कहा यार तू मेरी पिक्चर में कर रही है काम। ये कंटारा का मीनिंग क्या है? पता नहीं। ये कोई गॉड है कर्नाटका में। गॉड, तो उनके ऊपर कोई स्टोरी है ये। ओके। तो उस बच्चे का ही कुछ इंटरव्यू आ रहा था, तब मुझे पता लगा ये, उसका मैं देख रहा था कहीं पे। एक हमारे रुड़की के किसी ने कोई बैटरी में भी तो डेवलपमेंट किया है। हाँ, अभी ये तो रुड़की में डीआरडीओ के साथ कोलैबोरेशन भी कर रहे हैं। सल्फर आयन बैटरी नहीं, को डीआरडीओ के साथ भी कोलैबोरेशन किया रुड़की ने कोई। हाँ, डीआरडीओ ने कुछ काम करने जा रहे हैं। डीआरडीओ ने उसको प्राइस दिया है उसकी टेक्नोलॉजी को 10 लाख रुपीस का। नहीं, कुछ वो जैसे वाटर का रिसर्च सेंटर है ना, ऐसे डीआरडीओ भी कोई रिसर्च सेंटर खोल रहे हैं यहाँ पे। अच्छा। कुछ गवर्नमेंट की डीआरडीओ की एड है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की एड है और रुड़की यूनिवर्सिटी, तीनों मिलके कुछ एक कोर्स शुरू कर रहे हैं, कुछ R&D भी शुरू कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा। पंत जी बताएंगे अगर आते तो। नहीं, एक तो रेलटेल ने करीब 50 करोड़ से एक चेयर एस्टैब्लिश करी है डीआरडीओ के साथ मिलके। अच्छा। हाँ, केवल इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स के ऊपर। ओके। हाँ, तो डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में एक चेयर एस्टैब्लिश की हुई है। 50 करोड़ तो रेलटेल ने दिया, 50 करोड़ रेलवेज ने दिए और बाकी डीआरडीओ कंट्रीब्यूशन था। हाँ, यही होगा फिर, मैंने कुछ ऐसे ही पढ़ा था कहीं पे। हाँ। और भाई स्कोर बता दो जाते जाते। चलो भाई, 3 विकेट हो गए मात्र। 33 पे 3 है। 35 पे 3। चलो आज के लिए नमस्ते। चलो, ओके जी, ओके, थैंक यू, बाय नमस्कार, बाय बाय। बाय बाय। ओके।